स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन से पहले हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था हमने कि द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम P बराबर होता है P नोट A x A प्लस P नोट B x B के बराबर। ठीक है, पता है सबको। अब बात करते हैं आदर्श विलयन की। यहाँ हम द्रव द्रव विलयन की बात करेंगे। ऐसा द्रव द्रव विलयन या ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता परासों पर, सभी ताप व सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का क्या करेगा? पालन करता है। उसे क्या कहेंगे हम? आदर्श विलयन। सभी ताप और सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन को ही क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है। एक होता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन आदर्श विलयन का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे कौन सा विलयन कहेंगे हम? अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब के समान होता है, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर होता है P नोट A x A प्लस P नोट B x B के। या हम कह सकते हैं PA बराबर होता है P नोट A x A के और PB बराबर होता है P नोट B x B के। इस विलयन में जो भी अवयव है उनका आंशिक वाष्प दाब, जैसे अवयव एक आंशिक वाष्प दाब PA बराबर होगा P नोट x A के और PB बराबर होगा P नोट B x B के। जो राउल्ट का नियम है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, उसके अनुसार ही होगा। लेकिन जो अनादर्श विलयन होता है उसमें विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब के समान नहीं होते, या तो उससे कम हो जाते हैं या उससे अधिक होते हैं, यानी PA नॉट इक्वल टू P नॉट A x A। इसी प्रकार PB नॉट इक्वल टू P नॉट B x B। या हम ये भी कह सकते हैं कि P नॉट इक्वल टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ठीक है। अब जो आदर्श विलयन होता है उसमें विलायक और विलय के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो विलायक और विलय के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के समान होता है। जैसे विलायक और विलय, विलायक है A, विलय है B, इनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल, विलय किरणों के बीच आकर्षण बल है AA और विलायक के बीच में आकर्षण बल क्या है? BB। तो विलायक के मध्य आकर्षण बल और विलायक किरणों के बीच आकर्षण बल के समान होता है A और B के मध्य आकर्षण बल, यानी विलायक और विलय के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो इन दोनों के क्या रहता है? बराबर रहता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र है जिसमें हमने कोई द्रव है
जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इसमें हमने भर दिया ए और बी, ए प्लस बी। तो जब ए और बी को हमने भर दिया तो यहाँ पर जो आकर्षण बल हो जाएगा ए और बी के बीच में आकर्षण बल आ जाएगा। तो ये जो ए और बी के बीच में आकर्षण बल होगा वो बी बी यानी विलय विलय के मध्य आकर्षण बल और ए ए यानी विलय विलय के मध्य आकर्षण बल के क्या रहेगा, समान रहेगा। जबकि अनादर्श विलयन में विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण बल है यानी ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलायक विलायक ए ए और विलय विलय बी बी के आकर्षण बल के समान नहीं होता है। ये तो विलायक के मध्य आकर्षण बल, ये विलय के अणु के मध्य आकर्षण बल, तो ए बी का मान इन दोनों के समान नहीं होता है। तो इस तरह का अब इनका आकर्षण बल या तो विलायक विलायक या विलय विलय के आकर्षण बल से या तो कमजोर हो जाएगा, दुर्बल होगा, या ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है इनसे क्या होगा, प्रबल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। अब यहां आदर्श विलयन का जो आयतन है, आदर्श विलयन का जो आयतन है वो विलायक और विलय के आयतन के योग के बराबर होता है। यानी विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन दोनों के योग के बराबर होगा इस विलयन का आयतन। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए हमने ए ले लिया कितना, 100 ml और बी भी ले लिया कितना, 100 ml। इन दोनों से बने विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, 200 ml। तो आयतन 200 ml ही रहेगा। यानी विलायक और विलय के आयतनों के योग के बराबर होता है किसका आयतन, विलयन का आयतन। यानी यहाँ पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी डेल्टा V बराबर होता है 0 के। यानी आयतन में परिवर्तन कितना होता है, 0। अगर हम बात करें अनादर्श विलयन की तो अनादर्श विलयन में विलयन का जो आयतन है, अनादर्श विलयन का जो आयतन है वो विलायक और विलय के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर विलयन का जो आयतन है वो या तो इससे ज्यादा हो जाता है विलायक और विलय के आयतन से, या उससे कम हो जाता है लेकिन उसके बराबर नहीं होता है। ठीक, नॉट इक्वल होता है। विलयन का आयतन विलायक और विलय के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। या तो विलयन का आयतन विलायक और विलय के आयतन से ज्यादा हो जाएगा या इससे कम हो जाएगा। यानी ए और बी को मिलाने पर 100 ml 100 ml आयतन विलयन का होना चाहिए 200 ml। लेकिन यदि विलयन अनादर्श है तो आयतन 200 से ज्यादा हो जाएगा उसका, या 200 से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। चौथी बात, विलायक और विलयन को मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। अगर विलयन आदर्श है तो आदर्श विलयन में विलायक और विलय को मिलाएंगे तो वहां न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा न ही ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। यानी डेल्टा H बराबर होता है किसके, 0 के। यानी विलायक को विलय में या विलय को विलायक में घोलने पर विलयन ने तो ठंडा होता नहीं करना, यानी ऊष्मा का न तो इसमें अवशोषण होगा न ही इसमें उत्सर्जन होगा। ऊष्मा परिवर्तन कितना रहेगा, 0। डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। डेल्टा H बराबर कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा H बराबर 0 होगा किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। क्लियर। लेकिन अगर विलयन अनादर्श है, अनादर्श विलयन है, तो यहाँ पर विलायक और विलय को आपस में घोलने पर, उनको मिश्रित
करने पर या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। और ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा तो ऊष्मा में या तो वृद्धि हो सकती है या ऊष्मा में कमी आ सकती है, यानी डेल्टा एच का मान 0 नहीं होगा, 0 से कम होगा या 0 से ज्यादा होगा। और डेल्टा वी का मान भी 0 नहीं होगा, 0 से कम या ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह दो तरह के विलयन हो गए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा। अनादर्श विलयन सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, यानी यह विलयन का जो वाष्प दाब होता है, राउल्ट के द्वारा जो निर्धारित किया गया वाष्प दाब होता है, उससे कम या ज्यादा वाष्प दाब होगा। इस विलयन में, आदर्श विलयन में, विलयन का जो आयतन है विलायक और विलय के आयतन के योग के बराबर होता है। लेकिन अनादर्श विलयन में विलयन का जो आयतन है वो विलय और विलाय के आयतन से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। आदर्श विलयन में ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है विलय और विलायक को मिलाने पर, यानी डेल्टा एच का मान 0 होता है, ऊष्मा परिवर्तन 0 होता है। अनादर्श विलयन में ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, यानी डेल्टा एच बराबर 0 नहीं होता है। आदर्श विलयन ऐसे पदार्थ जिनके गुण समान होते हैं वो सामान्यतः आदर्श विलयन बनाते हैं। जैसे एल्केन को एल्केन में बोले N-हेप्टेन प्लस N-हेक्सेन या N-ऑक्टेन, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। ये सारे कैसे विलयन हैं? आदर्श विलयन। जैसे एल्केन को एल्केन में घोल दिया, एल्कोहल को एल्कोहल में घोल दिया, क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में घोल दिया, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड। ऐसे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके गुण लगभग समान होते हैं वो कौन सा विलयन बनाते हैं? आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक। अनादर्श विलयन जैसे जल में क्या बोलते हैं हम? HCl, तो ये अनादर्श विलयन होगा। जैसे एथेनॉल में क्या मिला है? जल, तो ये अनादर्श विलयन होगा। जैसे एथेनॉल में मिला है एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये अनादर्श विलयन होगा। जैसे एसीटोन में मिला है क्लोरोफॉर्म, तो ये भी कौन सा विलयन होगा? अनादर्श विलयन होगा। ठीक। तो इस तरह हम ध्यान रख सकते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि अनादर्श विलयन में विलयन का जो वाष्प दाब है या उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब हैं वो राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब के बराबर नहीं होते, या तो उससे कम हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, या तो उसमें धनात्मक यानी ज़्यादा हो सकते हैं या कम। इस आधार पर ये विलयन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और एक वो जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं। एक वे जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और एक वे जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब है जिनका वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है, और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन ऐसे होते हैं जिनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाते हैं? अधिक। जैसे किसी अवयव के एक
का वास्तव P ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा किससे? P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी से। राउल के अनुसार इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन इसका वास्तव राउल के नियम की तुलना में, राउल के द्वारा निर्धारित किए वास्तव की तुलना में ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है? इनका वास्तव अधिक क्यों हो जाता है? देखो, जब विलायक और विलय को घोला जाता है तो विलय के मध्य जो आकर्षण है और विलायक के अणु के बीच जो आकर्षण है वो तो टूट जाता है, और एक नया आकर्षण बन जाता है विलायक और विलय के अणु के मध्य। और विलायक और विलय के अणु के मध्य आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण बल बन गया A और B, यानी विलायक विलय के बीच जो आकर्षण है वो दुर्बल होता है। किसकी तुलना में? विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण बल है, यानी विलायक के मध्य आकर्षण बल है AA और विलय के मध्य आकर्षण बल है BB। तो इन दोनों आकर्षण की तुलना में दुर्बल होता है विलायक और विलय के मध्य का आकर्षण बल। इसीलिए इस प्रकार के विलयन का वास्तव अधिक हो जाता है। हमने पढ़ा है कि विलायक या विलय के मध्य हम कह सकते हैं द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना दुर्बल होगा उसका वाष्पन उतना ही ज्यादा होता है। वाष्पन ज्यादा हो जाता है तो उसका वास्तव भी ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार के विलयन का वास्तव राउल द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव से ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ध्यान रखिए, यहाँ विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण बल है, विलायक और विलय के आकर्षण बल की तुलना में क्या हो जाता है? दुर्बल। इसलिए इस प्रकार के विलयन राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार के विलयन में डेल्टा V का मान भी क्या हो जाता है? धनात्मक, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, यानी आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि। आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों होगी? देखो, हमने कहा कि यहाँ आकर्षण बल प्रबल है विलायक और विलय के मध्य, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया तो आकर्षण बल क्या हुआ? दुर्बल हुआ। जब विलायक और विलय के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होगा तो अणु क्या होंगे? दूर दूर, और अणु दूर दूर होंगे तो आयतन में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि। इसीलिए आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण ही इस प्रकार के विलयन का आयतन भी विलायक और विलय के आयतनों के योग से ज्यादा होता है, यानी डेल्टा V आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है, आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार इस प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा H यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी कैसा होता है? धनात्मक होता है, यानी ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण। ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ये ध्यान रखें। क्यों होता है ऊष्मा का अवशोषण? देखो, जब बंध टूटते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जब बंध बनते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जितना प्रबल बंध होगा उतना ही ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, विलायक और विलय के मध्य प्रबल आकर्षण बल है वो तो टूटते हैं, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण। लेकिन इन जो आकर्षण नया आकर्षण बल बन रहा है वो दुर्बल होता है। दुर्बल होने के कारण वहां से ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम होता है, यानी जितनी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है बंध तोड़ने के लिए उससे कम ऊष्मा का क्या हो रहा है? यहाँ पर उत्सर्जन होता है। यानी कुल बात करें, ऊष्मा की बात करें तो यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण। तो ध्यान रखेंगे, ऊष्मा का अवशोषण होने के कारण डेल्टा H का मान क्या रहता है? धनात्मक। क्लियर हो गई बात? ये जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं, राउल के नियम से इस ग्राफ को देखो, हमने ये ग्राफ बनाया था। ये राउल के नियम द्वारा, राउल के नियम पर आधारित ग्राफ है, वक्र है। इसमें XA की वैल्यू यहाँ ज्यादा है, XA बराबर 1 है, यानी प्योर XA है। प्योर XA है यानी A का मोल अंश है, तो A का आंशिक वार्ताव, A का शुद्ध अवस्था वार्ताव है P नॉट A। यहाँ पर B का मान कितना है? 1। XD बराबर 1 है, यानी B
शुद्ध अवस्था में इसका वार्ताप कितना है, Pb, P नॉट P। अब x b 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा x b की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका वार्ताप भी बढ़ता जा रहा है। इधर तरफ x a की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है तो इसका वार्ताप भी बढ़ रहा है। राउल्ट के द्वारा इस विलयन का वार्ताप P बराबर कितना होना चाहिए था, P नॉट a x a प्लस P नॉट b x b, ये होना चाहिए राउल्ट नियम सर। और ये P a बराबर कितना होना चाहिए, P नॉट a x a के, और ये P b बराबर कितना होना चाहिए, P नॉट b x b के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है विलयन तो इसका वास्तव बढ़ जाता है और वक्र इस तरह आएगा। इसी प्रकार b Pb का मान भी इधर बढ़ जाएगा और Pa का मान भी ऐसे आएगा। यानी अगर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो वास्तव राउल्ट द्वारा निर्धारित किया गया वास्तव ये है, इसकी तुलना में क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये ध्यान रखेंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए आलेख हो गया मूल अंश और वास्तव के मध्य। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन की। अब ये इसका अपोजिट होता है, यानी इस विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वास्तव राउल्ट द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव से क्या हो जाते हैं, कम, यानी Pa का मान P नॉट x से कम हो जाएगा। इसी तरह Pb लेस हो जाएगा किससे, P नॉट b x b से। ठीक, राउल्ट द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव ये होने चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए जब P का मान, लेकिन उससे क्या हो गया, कम। इसी तरह Pb का मान इसके बराबर होना चाहिए लेकिन उससे कम हो जाता है। इसी तरह विलयन का कुल वास्तव P किसके बराबर होना चाहिए था, P नॉट a x a प्लस P नॉट b x b के, लेकिन इसके बराबर नहीं होता, किससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका वक्र देखें तो जैसे धनात्मक में वास्तव बढ़ रहा है या वास्तव घट जाता है। यहाँ पर Pb का मान राउल्ट द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव से कम होता है, Pa का मान राउल्ट द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव से कम होता है। इसी प्रकार कुल विलयन का वास्तव भी राउल्ट द्वारा निर्धारित किए गए वास्तव से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वक्र नीचे से आता है। ठीक, अब यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देखो, यहाँ पर विलायक और विलय, विलायक और विलय के मध्य आकर्षण A B जो है वो विलायक विलायक और विलय विलय, विलय विलय के बीच आकर्षण बल A A और विलय विलय के मध्य आकर्षण बल क्या है, B B की तुलना में क्या हो जाता है, प्रबल। यानी विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण होगा वो विलायक विलायक और विलय विलय के अणु के मध्य आकर्षण बल की तुलना में क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। यह आकर्षण पहले की तुलना में बढ़ गया, और आकर्षण बढ़ जाता है तो हमने पढ़ा है कि जब अवयवी कणों के मध्य आकर्षण ज्यादा है, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है तो उसके वाष्पन में क्या आएगी, कमी आएगी, और वाष्पन में कमी आने के कारण वाष्प में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक, इसीलिए राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वास्तव से कम हो जाता है इस प्रकार के विलयन का वास्तव। और इस प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा V का मान कैसा होता है, ऋणात्मक, यानी आयतन में क्या आती है, कमी। इस प्रकार के विलयन का जो आयतन है वो विलायक और विलय के आयतन के योग से क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, इसको हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर A और B के बीच में आकर्षण पहले की तुलना में प्रबल हो गया, यहाँ आकर्षण दुर्बल है इसकी तुलना में, यहाँ आकर्षण दुर्बल है इसकी तुलना में, आकर्षण बल दुर्बल था इनके बीच में, इसीलिए इनका आयतन ज्यादा था, लेकिन यहाँ आकर्षण प्रबल हो गया। आकर्षण बल प्रबल हो जाने के कारण अवयवी कण यानी अणु एक दूसरे के ज्यादा पास में आ गए, और ज्यादा पास में आ जाने से आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई। यहाँ पर इस प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा H यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी कैसा होता है, ऋणात्मक।
ऋणात्मक का मतलब ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। ठीक, क्यों होता है उत्सर्जन? क्योंकि यहाँ ए और बी के बीच में, विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल प्रबल होता है। आकर्षण बल जितना ज्यादा प्रबल होगा उतना ही ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। बंध यहाँ दुर्बल बंध है, यहाँ दुर्बल बंध है, तो दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा का अवशोषण होता है। लेकिन जब बंध प्रबल बनता है तो ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा का ज्यादा उत्सर्जन होने के कारण जो डेल्टा एच है इस प्रकार के विलयन के लिए, वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी ओवरऑल ऊष्मा का क्या होता है, यहाँ पर उत्सर्जन होता है। क्लियर? अब अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल देखें हम। अनादर्श विलयन कौन कौन से हैं? सॉरी, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जैसे जल प्लस एथिल अल्कोहल, या जल में एथेनॉल मिला दें, या जल प्लस मेथेनॉल, या एसीटोन में क्या मिला दें, एथेनॉल। ठीक है, या एसीटोन में क्या मिला दें, क्लोरोफॉर्म, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इस प्रकार के विलयन होते हैं धनात्मक विचलन। देखो यहाँ जल के अणु के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, एथेनॉल के अणु के बीच में आकर्षण कम होता है, लेकिन जल और एथेनॉल के बीच में आकर्षण जो है वो इनकी तुलना में क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। जल और एथेनॉल के बीच में आकर्षण दुर्बल होता है, इसीलिए वास्ता बढ़ जाता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम इस तरह भी आ जाते हैं कि जल और एल्कोहल, जल और एथिल अल्कोहल से बने विलयन का जो आयतन है वो कम होगा या ज्यादा होगा एथेनॉल और एल्कोहल के आयतन के योग से। तो हम समझ जाएंगे कि जल प्लस एथेनॉल धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका आयतन पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखिए। अब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं, जैसे जल प्लस HCl, जल प्लस HNO3, जैसे क्लोरोफॉर्म CH, Cl3 प्लस एसीटोन। ठीक, जैसे एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म, या एनिलीन प्लस फिनोल। ये इस तरह के विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी इनमें विलय और विलायक के बीच में जो आकर्षण है वो कैसा होता है, प्रबल हो जाता है विलय विलय और विलायक विलायक की तुलना में। इसीलिए ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। जैसे हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एसीटोन के अणु के बीच में दुर्बल आकर्षण होता है, क्लोरोफॉर्म के अणु के बीच में दुर्बल आकर्षण होता है, लेकिन जब इन दोनों को घोला जाता है तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन। ठीक, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो इस H के कारण इन दोनों के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध। और इस हाइड्रोजन बंध बनने का एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध बन गया। जो एसीटोन के अणु के बीच में जो आकर्षण बल है और क्लोरोफॉर्म के अणु के बीच में जो आकर्षण बल है उनकी तुलना में प्रबल होता है। इसीलिए इन दोनों के अणु पास पास आ जाते हैं, पास पास आने के कारण क्या है, मिलकर जाती है, आकर्षण बल प्रबल होता है, इसलिए ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, इसीलिए इसका वाष्पन कम होता है, वाष्प में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक, तो इस तरह ध्यान रखेंगे। अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं, एक जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और एक जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण।
स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उपस्थित अवयव समान ताप पर वाष्प में परिवर्तित होते हैं। यानी इस मिश्रण में उपस्थित अवयव के क्वथनांक समान होते हैं, एक ही ताप पर ये वाष्प में परिवर्तित होते हैं। और इस मिश्रण के अवयवों का द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में संगठन भी समान रहता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि इस मिश्रण के अवयवों को हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। इस मिश्रण के अवयव समान ताप पर आश्रित होते हैं या वाष्प में परिवर्तित होते हैं। द्रव व वाष्प अवस्था में संघटन समान रहता है, या हम कह सकते हैं इनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। पृथक नहीं कर सकते। देखो इस पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिश्रण है, इसमें मान लीजिए एक तो है जल और एक मान लीजिए इसमें है एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये एक सामान्य मिश्रण है। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन और एथिल एल्कोहल का होता है 351.5 केल्विन। अब इस मिश्रण को हम गर्म करते हैं, तो जब टेम्परेचर 351.5 केल्विन होगा तो एथिल एल्कोहल का वाष्प में परिवर्तन होगा। एथिल एल्कोहल आश्रित होने लग जाएगा, वाष्प में परिवर्तित होकर के बाहर निकलने लग जाएगा। और जब टेम्परेचर 373 केल्विन होगा उस समय जल का आश्रित होने लग जाएगा। लेकिन स्थिर क्वाथी मिश्रण अगर है तो इन दोनों का आसवन एक ही ताप पर होगा। फिर अलग अलग ताप पर ये आश्रित नहीं होंगे, दोनों एक ही ताप पर आश्रित होंगे। उस मिश्रण को ही बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी जिसमें उपस्थित सभी अवयव एक ही ताप पर आश्रित होते हैं। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं निम्न क्वथनांकी या उच्च वाष्पदाबी। निम्न क्वथनांकी या उच्च वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और एक होते हैं, दूसरे होते हैं उच्च क्वथनांकी या निम्न वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, नाम से तो निम्न क्वथनांकी यानी इस मिश्रण का जो क्वथनांक है वो अपने अवयवों के क्वथनांक की तुलना में क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाष्प दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। यानी ये जो मिश्रण है धनात्मक अनादर्श विलयन के समान होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था धनात्मक अनादर्श विलयन, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक मिश्रण दर्शाता है, यानी इसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्यादा होता है। इसी प्रकार इस प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण का वाष्प दाब भी क्या होता है, उच्च होता है, और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, और उच्च क्वथनांकी या निम्न वाष्पदाबी जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इस मिश्रण का क्वथनांक अपने अवयवों के क्वथनांकों से क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। और क्वथनांक उच्च हो जाने का इनका वाष्पदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। और ये मिश्रण ऋणात्मक अनादर्श विचलन दर्शाने वाले विलयन के समान होता है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन होते हैं अनादर्श विलयन, उनके जैसा होता है ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें हम। जैसे अभी हमने देखा जल प्लस एथिल एल्कोहल। जल प्लस एथिल एल्कोहल एक इसी प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण है। अगर यहाँ 95% एथिल एल्कोहल और 5% जल, 95% एथिल एल्कोहल का जल में जो विलयन है वो एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। वो कैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। देखो हमने देखा कि जल का क्वथनांक 373 केल्विन है और एथिल एल्कोहल का 351.5 केल्विन। लेकिन जब
ये स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, यानी कि 4% इसमें एथिल अल्कोहल होगा, उस समय इस मिश्रण का क्वथनांक कितना हो जाएगा 351 केल्विन, जो एथिल अल्कोहल के क्वथनांक से भी और जल के क्वथनांक से भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यानी क्वथनांक में क्या है, कम, यानी कैसा हो गया, निम्न क्वथनांक। इसी प्रकार उच्च क्वथनांकी का एग्जाम्पल है जैसे HCl और जल का मिश्रण, लगभग 20.2% विलयन जल का और HCl का बात करें तो HCl का क्वथनांक होता है 188 केल्विन, जल का होता है 373 केल्विन। लेकिन जब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है 20.2% HCl का जलीय विलयन होता है, उस समय इसका क्वथनांक अपने अवयवों के क्वथनांकों से क्या हो जाता है, उच्च, और इसका क्वथनांक हो जाता है लगभग 381.6 केल्विन। यानी उस समय ये दोनों एक ही ताप पर आश्रित होंगे, वो ताप कितना होगा 381.6 केल्विन। ठीक, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक समान हो जाते हैं, यानी दोनों अवयव एक ही ताप पर या दो से ज़्यादा अवयव एक ही ताप पर आश्रित होने लग जाएं, तो वो मिश्रण कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। दो तरह का हो गया, निम्न क्वथनांकी जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के जैसा होता है, और एक उच्च क्वथनांकी जो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के समान।